Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nurin and today we are going to study about magnetic properties of solids. हमने इस चैप्टर में सॉलिड्स की डिफरेंट फॉर्म्स देखी, हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा और ज़्यादातर हमने सेमीकंडक्टर्स की सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा और लास्ट टॉपिक में हमने सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि इन तमाम मटीरियल्स को, इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिड्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑन द सॉलिड्स के ऊपर भी पढ़ा कि हम सॉलिड्स को जब उनका किस तरह से इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किसी सेमीकंडक्टर के अंदर जो है वो फ्लो करते हैं और कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चूंकि हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी पढ़ ली हैं, अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की तरफ आ रहे हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होती हैं। सो फ्रॉम द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट, आप एक बार मैग्नेट देख सकते हैं जिसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जब आप उसको देखेंगे एंड मूविंग चार्जेस दैट इज द करंट्स, और ना सिर्फ इस बार मैग्नेट की वजह से बल्कि कोई भी कहीं पे भी कोई वायर है आपके पास जहाँ पे चार्जेस जो है वो इन मोशन है, मूव कर रहे होते हैं, वहाँ पे करंट्स जनरेट हो रही होती हैं, तो वहाँ पर इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो वहाँ पर लाजमी जब कहीं पे चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं, इन मोशन होते हैं, तो वहाँ पे उनके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ना सिर्फ बार मैग्नेट के इर्द गिर्द जैसे आपको ये नज़र आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है जो कि ओरिजिनेट कर रही है फ्रॉम द नॉर्थ पोल और एंड कर रही है साउथ पोल की तरफ। सिमिलरली इसी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है किसी भी करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। It is observed that the field of a long bar magnet is like the field produced by the long solenoid carrying the current, and the field of the short bar magnet रिजेंबल्स दैट ऑफ अ सिंगल लूप। यानी ये देखा गया है कि जो लॉन्ग बार मैग्नेट है ये उसी तरह होता है जैसे एक सोलिनॉइड होता है। आपने सोलिनॉइड के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि वो एम्पियर्स लॉ जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है किसी लॉन्ग सोलिनॉइड के अंदर। और सोलिनॉइड किसको कहा गया था कि सोलिनॉइड जो है आपका वो एक आयरन बार होता था जिसके ऊपर आयरन की जो वायर है वो वाउंडेड होती थी, और जब उसमें से करंट जो है वो फ्लो करती थी तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता था। तो वो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से लॉन्ग बार मैग्नेट जो है वो आपका रिजेंबल करता है किसी लॉन्ग सोलिनॉइड की तरह, और जो आपकी शॉर्ट एक बार मैग्नेट होता है, एक छोटा बार मैग्नेट, वो रिजेंबल करता है आपका एक सिंगल लूप, यानी जो ऐसा लूप जिसमें से करंट फ्लो कर रही हो, एक स्मॉल लूप से। ठीक है। सो दिस सिमिलैरिटी बिटवीन द फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट्स एंड द करंट्स अर्ग्स एन एक्वायरिंग माइंड टू थिंक दैट ऑल द मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन मे बी ड्यू टू द सर्कुलेटिंग करंट्स। आप सोच सकते हैं कि जहाँ जहाँ करंट फ्लो कर रही है, जहाँ जहाँ करंट सर्कुलेट कर रही है, वहाँ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स जो हैं वो मौजूद है मूविंग चार्जेस की वजह से। ठीक है। ना सिर्फ बार मैग्नेट के इर्द गिर्द बल्कि तमाम वो जगह जहाँ पे करंट फ्लो कर रही होगी, मूविंग चार्जेस होंगे, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। अब व्यू फर्स्ट हेल्ड बाय द एम्पेयर, ये व्यू सबसे पहले एम्पेयर ने, आपने जैसे एम्पेयर्स लॉ में पढ़ा था लास्ट चैप्टर्स में, तो उसने एम्पेयर ने इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया था। द आइडिया वाज नॉट कंसीडर्ड वेरी फेवरेबली दिस, ये जो आइडिया था ये फेवरेबली जो है उस वक्त एम्पेयर के फेवर में नहीं जा रहा था, लोगों ने इसको कंसीडर नहीं किया था एम्पेयर्स के टाइम में, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वाज नॉट नोन एट दैट टाइम, क्योंकि उस वक्त एटम के बारे में किसी को नहीं पता था कि एटम किस तरह का होता है, एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है। एटम, अब हमें पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और एटम के उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये हम सारी बातें जानते हैं, उस वक्त ये नहीं पता था, इसलिए एम्पेयर के जो उसको इतनी फेवरेबली जो है वो नहीं कहा जा सकता था एम्पेयर के टाइम पे उस आइडिया को कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग कॉयल से या करंट कैरिंग वायर्स या करंट कैरिंग सोलिनॉइड से किस तरह से जनरेट होती है, कैसे उसके इर्द गिर्द मौजूद होती है। टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम डिस्कवर्ड देयर आफ्टर द एम्पेयर्स व्यू अपीयर्स टू बी बेसिकली करेक्ट। बाद में जब ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई, जैसे अब हमें पता है कि एटम का क्या स्ट्रक्चर है, तो फिर एम्पेयर लॉ को, एम्पेयर के आइडिया को एक लॉ की जो है वो हैसियत मिल गई, और अब उसको हम आइडिया को उसको हम कंसीडर करते हैं उसके आइडिया को। सो द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम, वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किसी एटम के अंदर, कैन अराइज फ्रॉम द टू मोशंस, वो दो तरह की मोशंस की वजह से जो है वो आप देख सकते हैं उसको, वो दो मोशंस जो हैं उसकी वो कौन सी होती हैं। एक उसकी ऑर्बिटल मोशन होती है। फर्स्ट, ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस बिहेव्स लाइक एन एटॉमिक साइज्ड लूप ऑफ द करंट दैट जनरेट्स अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अब दो तरह की मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एक तो उसकी ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस जो वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, साथ साथ वो अपने एक्सिस में इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन मोशन भी करता है, साथ साथ ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, साथ साथ स्पिन मोशन कर रहा है अपने एक्सिस में। ऑर्बिटल मोशन जो है वो उसकी अराउंड द न्यूक्लियस है और स्पिन मोशन
मोशन जो है वो अपने एक्सिस में वो कर रहा है। सो ईच इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट कर रहा है न्यूक्लियस में वो एक एटॉमिक साइज्ड लूप ऑफ द करंट के तौर पे बिहेव करता है, जो कि दैट जनरेट्स अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, और उसके एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कर देता है। दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू द फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट लूप, और ये उसी तरह से है जैसे कोई करंट कैरिंग लूप होता है ना, कोई आपने सर्कल आपने ले लिया, कोई तार ले लिया, उस दायरे में आप बांध लें तो वो तार वो करंट कैरिंग लूप बन जाती है। तो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जैसे उस करंट कैरिंग लूप में होता है, उसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी विद इन एन एटम जो है वो जनरेट हो जाती है उसके ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से। सेकेंडली, ईच इलेक्ट्रॉन पोजेसेस अ स्पिन दैट आल्सो गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके अलावा हर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पिन मोशन, जैसे मैंने आपको कहा, वो करता है, जिसकी वजह से ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ उसकी स्पिन मोशन भी है, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। द नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम इज ड्यू टू द कंबाइंड फील्ड क्रिएटेड बाय द ऑर्बिटल एंड द स्पिन मोशंस। अब ऑर्बिटल मोशन की वजह से एक काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, फिर उसकी स्पिन मोशन की वजह से भी एक काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी एटम के अंदर, वो उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट, यानी उसकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और उसकी स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को कंसीडर करके आप उसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। सिंस देयर आर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, अब एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो देयर करंट्स और स्पिन्स में आल्सो बी ओरिएंटेड और अलाइंड एज टू कैंसल द मैग्नेटिक इफेक्ट्स म्यूचुअली स्ट्रेंथन द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर। या तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं या एक दूसरे के इफेक्ट को स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं, मजबूत भी कर सकते हैं। यानी अब वो डिपेंड करता है कि उनकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की, वो किस तरह से उनकी मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट है या अलाइंड ओरिएंटेड किस तरह की गई है, अलाइंड किस तरह से है कि क्या वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट को जो है वो स्ट्रेंथन करती है या कैंसिल कर देती है। ठीक है, तो इसकी वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिड्स आप देख सकते हैं। एन एटम इन विच देयर इज अ रिजल्ट ऑफ, अब यहाँ से वो आप डेफिनेशन, तीन तरह के बेसिकली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं वो तीन तरह के सॉलिड्स को ओरिजिनेट करती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बिहेवियर को देखते हुए आप तीन तरह के सॉलिड्स बता सकते हैं: पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स, डायमैग्नेटिक सॉलिड्स और फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। हमने इन तीनों सॉलिड्स को अभी इस टॉपिक में पढ़ेंगे और मैं आपको मार्क भी कराऊंगी कि पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स कौन से हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स अब हम पढ़ रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक फील्ड्स, उनका जो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर है उसके लिहाज से हम ये डिसाइड करेंगे कौन से जो है आपके सॉलिड्स हैं वो पैरामैग्नेटिक होंगे, कौन से डायमैग्नेटिक होंगे और कौन से फेरोमैग्नेटिक होंगे, और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या एग्जांपल्स होंगी, वो हम देखेंगे। तो एन एटम इन विच देयर इज अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट। एक एटम जिसमें जो आपकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी जो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से है कि वो एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं। और जब एक टाइनी मैग्नेट है वो उसके दो पोल्स होते हैं ना, तो वो मैग्नेटिक डायपोल कहलाता है। डायपोल का मतलब दो पोल्स वाला, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी वो एक एटम एक मैग्नेटिक डायपोल बन जाता है। इस तरह से वो बिहेव करता है कि उनकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक टाइनी मैग्नेट बना देती है जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, जिसको आप मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द एटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस मेड अप ऑफ दीज एटम्स। मैग्नेटिज्म इज देयरफॉर ड्यू टू द स्पिन एंड द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस एंड दस अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। इसलिए मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किसी भी सॉलिड के अंदर आप देख सकते हैं कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उन सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो डिफरेंट हो सकती हैं उनकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम की वजह से। सो इट मे बी मेंशन्ड दैट द चार्ज न्यूक्लियस इटसेल्फ स्पिन्स गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। वो जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद है, अब न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन वो जो प्रोटॉन्स होते हैं बेसिकली इनसाइड द न्यूक्लियस, उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उनकी वजह से भी, उनकी स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट हो सकती है या जनरेट हो सकती है। सो हाउएवर इट इज मच वीकर, लेकिन वो इतनी चूंकि वीक होती है, न्यूक्लियस की जो स्पिन मोशन है वो इतनी वीक है कि वो मच वीकर है देन दैट ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन के सामने वो कुछ भी नहीं है। सो दस द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम इज बेसिकली, जो हम सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं।
क्योंकि प्रोटॉन्स की ऑर्बिटल या मोशन जो है वो बहुत वीक है एज कम्पेयर टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो मेनली जो मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की वो डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सो एक्सेप्टिंग दिस व्यू ऑफ द मैग्नेटिज्म इट इज कंक्लूडेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू obtain एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, यानी आप अलग से एक नॉर्थ पोल या अलग से एक साउथ पोल हासिल नहीं कर सकते। द नॉर्थ पोल इज मेयरली वन साइड ऑफ द करंट लूप, नॉर्थ पोल तो जस्ट एक साइड है, किसी भी बार मैग्नेट के दो हिस्से नॉर्थ और साउथ पोल दोनों मौजूद होंगे, चाहे आप छोटे से छोटा यानी आप एक पॉइंटेड मैग्नेट भी लेंगे, छोटा मैग्नेट भी लेंगे तो उसके भी दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो द अदर साइड विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एज अ साउथ पोल, हमेशा नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल मौजूद होगा। एंड दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ये जो है ये दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल रियलिटी, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो द टू केसेस अराइज विच हैव टू बी डिस्टिंग्विश्ड। इन द फर्स्ट केस द ऑर्बिट्स एंड द स्पिन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर सो ओरिएंटेड दैट देयर फील्ड्स सपोर्ट ईच अदर एंड द एटम्स बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट। अब दो केस यहाँ पे अराइज हो रहे हैं, दो बातें कर रहे हैं हम। पहला केस क्या है कि फर्स्ट केस में जो ऑर्बिट और स्पिन मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की, अगर वो इस तरह से अरेंज हो कि ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को सपोर्ट करें, एड अप कर लेंगे, सपोर्ट कर लेंगे, तो उस वक्त जो एटम्स है वो एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेंगे और उस तरह के सब्सटेंसेस विद सच एटम्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ये पहली डेफिनेशन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, ये सारी एक्सप्लेनेशन थी। मेनली ये तीन डेफिनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उनकी एग्जाम्पल क्या है। व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उनकी एग्जाम्पल क्या है। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उनकी एग्जाम्पल क्या है। तो ये आपने इस टॉपिक में लाजमी ये तीन डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स आपने देखनी है। सो पहली डेफिनेशन आपको मिल गई कि यहाँ से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ये डेफिनेशन ना। ये आप नहीं कहेंगे टू केसेस अराइज विच हैव टू डिस्टिंग्विश इन फर्स्ट केस, यहाँ तक नहीं आपने करना है इसको बेशक आप कैंसिल आउट कर दें। यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन। द ऑर्बिट्स एंड स्पिन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, आप इससे पहले इफ का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ द ऑर्बिट एंड स्पिन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर सो ओरिएंटेड दैट देयर फील्ड्स सपोर्ट ईच अदर एंड द एटम्स बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, सब्सटेंसेस विद सच एटम्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इस तरह की जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इनकी एग्जांपल ये है मेंशन की हुई, आप भी कर लें अपनी बुक में, एल्यूमिनियम है और प्लेटिनियम है। ये दो एग्जांपल्स जो हैं ये आपकी पैरामैग्नेटिक यानी परमानेंट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्योंकि वो टाइनी मैग्नेट बन जाते हैं तो वो एक परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं क्योंकि उनकी ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को सपोर्ट करती है। अब यहाँ से दूसरी डेफिनेशन स्टार्ट होगी। इन सेकंड टाइप ऑफ एटम्स, आप इन सेकंड टाइप ऑफ एटम्स ना कहें कि इफ़ द एटम्स, या आप यहाँ से कह सकते हैं कि ऑफ एटम देयर इज, इफ़ देयर इज, यहाँ से स्टार्ट कर लें, देयर इज से स्टार्ट करें। देयर इज से पहले भी आप इफ़ का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ़ देयर इज नो रिजल्टेंट फील्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स माइट एड अप टू जीरो, यानी उनकी जो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन है अगर वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दे इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन, तो फिर उनका आंसर जब आप एड अप करेंगे, चूंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका आंसर जीरो आएगा। उनका रिजल्टेंट में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस या जनरेट वो नहीं करेगा। सो दीज आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये अब आपके डायामैग्नेटिक, डाया का मतलब होता है नो, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस मींस ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इनकी एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है एटम्स ऑफ वाटर, कॉपर, बिस्मथ एंड एंटीमनी, ये इसकी एग्जाम्पल है। तो ये दो डेफिनेशंस होगी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस उसकी एग्जाम्पल, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस उसकी एग्जाम्पल। होएवर देयर आर सम सॉलिड सब्सटेंसेस, अब ऐसी भी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं। अब होएवर को काट के यहाँ से आप थर्ड डेफिनेशन शुरू कर सकते हैं कि देयर आर सम सॉलिड सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम डाइऑक्साइड एंड अल्निको, ठीक है। निकल है या क्रोमियम डाइऑक्साइड है या अल्निको, अल्निको बेसिकली अलाय है ना, कम्बिनेशन है डिफरेंट आयरन का, आयरन, एल्यूमिनियम और निकल और कोबाल्ट अलाय है, ठीक है। आयरन, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, इन चीज़ों को मिला के ये अल्निको जो है ये एक अलाय बनाया गया है। इन विच द एटम्स कोऑपरेट, अब वो ना एक दूसरे को एडअप करते हैं, यानी एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं करेंगे, कोऑपरेट कर लेंगे। कोऑपरेट का मतलब है एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे विद ईच अदर इन सच अ वे सो एज टू एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, के वो कुछ हालात में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को एग्जिबिट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस को फिर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स
मेटल्स आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। हमें ज़्यादातर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज ही चाहिए होती हैं। यहाँ तक आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज तक बीच में ही एग्जाम्पल भी उन्होंने दे दी हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल है, क्रोमियम डाइऑक्साइड एंड अल्निको, ये इसकी एग्जाम्पल्स भी बीच में आ गई हैं। ठीक है, जिसमें वो कोऑपरेट करती है ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, recent studies of the ferromagnetism have shown that there exist in ferromagnetic substances small regions called domains। domains वो regions होते हैं, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनके अंदर एक खास रीजन्स होते हैं, उन्हें हम डोमेन्स कहते हैं। और ये डोमेन्स क्या होते हैं? द डोमेन्स आर ऑफ मैक्रोस्कोपिक साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स और लेस बट लार्ज इनफ टू कंटेन 10 पावर 12 टू 16 एटम्स। ये डोमेन्स जो हैं ये मैक्रोस्कोपिक यानी साइज में बड़ी रीजन्स होते हैं, और ये इतने रीजन्स होते हैं, इतने साइज में बड़े होते हैं कि एक डोमेन में एक, ये देखें इसके अंदर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक डोमेन्स है विद इन अनमैग्नेटाइज्ड में, और ये आपको मैग्नेटाइज्ड, दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अनमैग्नेटाइज्ड में आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो और इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है, जो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम है, वो इस तरह से डिसरप्ट सी है, यानी कोई एरो किसी तरफ है, कोई एरो किसी तरफ है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप उसको देखेंगे तो फिर वो क्या हो जाएंगे, इस तरह से डोमेन्स अरेंज हो जाएंगी, अलाइंड हो जाएंगी एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये नॉर्थ, एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक तरफ साउथ पोल, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये फर्क पड़ेगा, और अनमैग्नेटाइज में इस तरह से डोमेन्स होती हैं। ठीक है, डिसरप्ट सी जो है वो अरेंज्ड नहीं होंगी, जबकि जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आप देखेंगे तो फिर वो डोमेन्स जो है वो अरेंज्ड होंगी। ठीक है, तो ये इतनी बड़े रीजन होते हैं, मिलीमीटर साइज के होते हैं या इससे थोड़े से कम होते हैं, जिसमें 10 की पावर 12 से लेके 10 पावर 16 एटम्स जो है वो एक डोमेन में आ सकते हैं। सो विद इन ईच डोमेन द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ऑल द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, यानी एक डोमेन के अंदर जो स्पिनिंग ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं तमाम स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। दैट इज ईच डोमेन इज मैग्नेटाइज्ड टू सैचुरेशन, यानी हर डोमेन जो है वो मैग्नेटाइज होती है सैचुरेशन लेवल तक, ताकि उसके अंदर जितनी भी डोमेन्स है वो पैरेलल हो एक दूसरे के, डिसरप्ट सी ना हो। तो वो सैचुरेशन लेवल तक, सैचुरेशन मीन्स कि जब तक मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड उसकी नहीं अरेंज, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड तक वो नहीं पहुंच जाता, तो सैचुरेशन लेवल तक वो अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, पैरेलल कर लेती हैं एक दूसरे के। जो डोमेन के अंदर जो स्पिन मोशन, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक दूसरे के अंदर पैरेलल होती है। सो ईच डोमेन बिहेव एज अ स्मॉल मैग्नेट। हर डोमेन, ये जो एक रीजन आपको नजर आ रहा है, ये एक डोमेन जो है, ये जो एक रीजन आपको नजर आ रहा है जिसमें एक एरो है, दिस इज अ डोमेन, ये एक सिंगल डोमेन है आपकी। तो ज़्यादा सी डोमेन्स उन्होंने यहाँ पे आपको दिखाई नहीं है। तो ईच डोमेन जो है वो एक स्मॉल मैग्नेट के तौर पे बिहेव करिए, एक छोटा मैग्नेट आप कह लें, विद इट्स ओन नॉर्थ और साउथ पोल। हर डोमेन का अपना नॉर्थ और साउथ पोल है। इन एन अनमैग्नेटाइज्ड आयरन द डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन अ डिसऑर्डरली फैशन। ये आपको नजर आ रहा है, डिसऑर्डर अरेंजमेंट है इसके अंदर, कोई डिसऑर्डरली फैशन यानी उसका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल डिसरप्ट सी है। सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द साइजेबल स्पेसिमेन इज जीरो। उस वक्त उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होगी। जैसे आपको आयरन, अगर आप आम हालात में देखें तो आयरन के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। व्हेन द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब आप उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यानी आप अपने आयरन को जैसे किसी बार मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं, तो वो बार मैग्नेट फौरन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि उस आयरन की फिर डोमेन्स अरेंज हो जाती हैं। और when the specimen is placed in an external magnetic field as that of solenoid, the domains are line up। उस वक्त डोमेन्स जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे तो डोमेन्स इस तरह से अरेंज हो जाएंगी, लाइन अप हो जाएंगी टू द लाइंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक अपने आप को अलाइन कर लेंगी, एंड द एंटायर स्पेसिमन जो है वो बिकम सैचुरेटेड और वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। द कम्बिनेशन ऑफ द सोलिनॉइड एंड अ स्पेसिमन ऑफ द आयरन इनसाइड इट दस मेक्स अ पावरफुल मैग्नेट एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर वो जब सोलिनॉइड में आप देखते थे कि सोलिनॉइड के अंदर जो है वो आयरन बार होती थी और बाहर जो है वो तार उसके ऊपर लपेटी हुई होती थी, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता था सोलिनॉइड का, उसके अंदर जो स्पेसिमन आयरन होता था उसके, और उसके ऊपर जो बाउंडिंग हुई होती थी, वो आप देख सकते हैं कि क्यों वो फिर की जाती थी, क्योंकि उसके अंदर मौजूद जो आयरन होता था वो फिर उसे पावरफुल मैग्नेट बना देता था, और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की हैसियत जो है वो इख्तियार कर लेता था जब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे। तो फिर वो उनका कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। सो आयरन जो है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेट का नाम ही आयरन के सिंबल से, क्योंकि आयरन का सिंबल Fe से आप शो करते हैं ना आयरन को, तो फेरोमैग्नेट का बेसिकली जो नाम है वो आयरन से ही लिया गया है।
तो फेरोमैग्नेट जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें आयरन का जो है वो सबसे अच्छी एग्जांपल और मेन एग्जांपल जो है वो आयरन है। तो आयरन जो है वो बेसिकली वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे दो तरह के मैग्नेटिक मटेरियल हम देख रहे हैं, एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। दोनों में क्या फ़र्क है? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो अपने आप को बहुत जल्द बाहर की सिचुएशन के मुताबिक ढाल लेता है, यानी आयरन बहुत जल्दी मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड हो सकता है। इट्स डोमेन्स आर इजीली ओरिएंटेड ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही आप उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उसकी डोमेन्स जो है वो अरेंज हो जाएंगी, अपने आप को ओरिएंट कर लेंगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक, एंड आल्सो रेडली रिटर्न टू द रैंडम पोजीशंस व्हेन द फील्ड इज रिमूव्ड। और जैसे ही आप बिजली बंद करेंगे सोलेनोइड की, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से बंद कर दें, उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव कर दें, तो वो दोबारा इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी डिसऑर्डर्ड फॉर्म में। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे वो ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और जब आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेंगे तो वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। तो ये आयरन जो कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी एक खसूसियत है कि वो अपने आप को अरेंज भी जल्दी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और फिर अपने आप को जब आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं तो वो इस तरह से डिसऑर्डर्ड फॉर्म में भी आ जाते हैं। सो दिस इज अ डिजायरेबल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड आल्सो इन ट्रांसफार्मर्स वगैरह में ये बहुत डिजायरेबल चीज़ है, यानी हम चाहते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जो अपने आप को फ़ौरन से उसकी डोमेन्स अरेंज भी हो जाए। जब हम यानी बाहर से उसको बिजली सप्लाई करें तो वो एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करे, जब बिजली बंद करें तो वो फ़ौरन ही डीमैग्नेटाइज हो जाए। इसके कंपैरिजन में अगर आप स्टील कंसीडर करेंगे तो स्टील जो है वो एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कंसीडर किया जाता है, इसलिए क्योंकि उसकी डोमेन्स इतनी जल्दी अलाइंड नहीं हो सकती। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसे सप्लाई करते हैं तो डोमेन्स जो हैं वो इतनी जल्दी अपने आप को ना अलाइन कर सकती हैं, और जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बंद करते हैं तो वो इतनी जल्दी वापस से अनमैग्नेटाइज भी नहीं होता, यानी आयरन बहुत जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल सिचुएशन। जबकि इसके मुकाबले में जब हम स्टील कंसीडर करेंगे विच इज़ अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, तो वो उतनी जल्दी अपने आप को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकता जैसे कि आयरन कर सकता है। इसलिए आयरन जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देखेंगे, ट्रांसफार्मर्स देखेंगे, उनमें आयरन का इस्तेमाल होता है, स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये आगे उन्होंने बताई हुई है कि डोमेन्स इन द स्टील मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, ऑन द अदर हैंड आर नॉट इजीली ओरिएंटेड टू द ऑर्डर, दे रिक्वायर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड्स बट वंस ओरिएंटेड रिटेन द अलाइनमेंट। द स्टील मेक्स अ गुड परमानेंट मैग्नेट एंड इज नोन एज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि मैंने आपको कहा होता बड़ी मुश्किल से है, इसकी डोमेन्स बड़ी मुश्किल से अरेंज होती हैं स्टील की, लेकिन एक दफ़ा हो जाए तो वो एक परमानेंट मैग्नेट के तौर पर बिहेव करती हैं, यानी दोबारा फिर अनमैग्नेटाइज कराना उनको मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप उसे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे जानते हैं। एंड अनदर सच मटेरियल, इस तरह का एक और मटेरियल है जिसको स्पेशल अलॉय है अल्निको 5। ये जो है अल्निको, जैसे मैंने आपको कहा ये एक अलाय है, अल्मोनियम, निकल, कोबाल्ट उनको मिला के बनाया गया है। तो ये अल्निको 5 इसी तरह का एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि मैग्नेटाइज मुश्किल से होता है, लेकिन एक दफ़ा हो जाए तो वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, यानी अनमैग्नेटाइज कराना भी उसको मुश्किल है। मैग्नेटाइज कराना भी मुश्किल है, अनमैग्नेटाइज कराना भी मुश्किल है, इसलिए हम स्टील को ज़्यादातर पसंद नहीं करते जब कहीं हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात करते हैं और सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो वहाँ इक्विपमेंट्स की, तो वहाँ पर हम आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सो फाइनली इट मस्ट बी मेंशन्ड दैट द थर्मल वाइब्रेशंस टेंड टू डिस्टर्ब द ऑर्डरनेस ऑफ द डोमेन्स। थर्मल वाइब्रेशंस जब हीटअप होता है आपका मटेरियल, तो उसकी वजह से वो जो उसकी ऑर्डरनेस है, यानी जो तरतीब है उसके अंदर डोमेन्स की, वो डिस्टर्ब हो जाती है थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्रिजर्व द ऑर्डरनेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें सबसे ऊपर जो है वो आयरन की बात आती है, वो ऐसे मटेरियल्स हैं कि वो ऑर्डिनरीनेस को, तरतीब को मेंटेन रखते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर्स पे वो तरतीब को मेंटेन रखते हैं, तरतीब ख़राब नहीं करते अपनी मैग्नेटाइज होने के बाद। व्हेन हीटेड, लेकिन जब आप उनको हीट करते हैं आयरन के बर्तन को, जैसे आप हीट करें, दे बिगिन टू लूज देयर ऑर्डिनरीनेस, उस वक्त उनकी तरतीबी जो है वो ख़त्म हो जाती है और बेतरतीबी में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें फिर ऑर्डिनरीनेस ख़त्म होता जाता है उसकी थर्मल मोशन इंक्रीज होने की वजह से। सो दिस प्रोसेस बिगिंस टू अकर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और ये प्रोसेस एक खास टेम्परेचर पे जाके, यानी आयरन इतनी जल्दी अपनी तरतीब को ख़त्म नहीं करता, डीमैग्नेटाइज नहीं होता, लेकिन जब आप उसे बहुत ज़्यादा हीट करते हैं खास टेम्परेचर के ऊपर जो कि डिफरेंट होता है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, यानी ये टेम्परेचर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ आयरन के लिए,
डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स का डिफरेंट टेम्परेचर होता है। सो जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, खास टेम्परेचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर्स में बहुत दफ़ा आई है कि व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, सो अबव द क्यूरी टेम्परेचर आयरन इज परमानेंट पैरामैग्नेट बट नॉट फेरोमैग्नेट। एक खास टेम्परेचर के ऊपर आयरन आपका पैरामैग्नेट बन जाता है, विच इज़ अ परमानेंट मैग्नेट। और वो खास टेम्परेचर, ये जो क्यूरी टेम्परेचर है फॉर द आयरन, दिस इज अबाउट 750 डिग्री सेल्सियस। ये कोई छोटा टेम्परेचर नहीं है। 750 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके आपका आयरन एक परमानेंट मैग्नेट यानी कि पैरामैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आयरन के साथ अगर आप दूसरी एग्जांपल्स ने, कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है, अल्निको, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, तो उनका सबका जो क्यूरी टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्यूरी टेम्परेचर? फेरोमैग्नेट मटेरियल्स प्रिजर्व द ऑर्डिनरीनेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। यहाँ से भी आप चाहें तो कर सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो अपनी तरतीब को मेंटेन रखते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। जब उन्हें हीट किया जाता है, व्हेन हीटेड दे बिगिन टू लूज देयर ऑर्डिनरीनेस ड्यू टू द इंक्रीज थर्मल मोशन की वजह से, और दिस प्रोसेस बिगिंस टू अगर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जब आप उनका टेम्परेचर एक खास टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो वो खास टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है, जो कि आयरन के लिए ये है 750, और डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है। आई होप स्टूडेंट्स हमने जितनी बातें आज की हैं आपने सब अच्छी से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। हिस्टेरेसिस लूप मुझे ऐसा लगा था कि आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में इसका अलग से उन्होंने टॉपिक हिस्टेरेसिस लूप का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो पेज नंबर उन्होंने मेंशन किए हुए हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स ऑफ द सॉलिड्स के लिए, वो पेज नंबर 147 से लेके उन्होंने 148 भी इंक्लूड किया हुआ है, 149 से, और ये 150 से लेके 151 तक ये पेज नंबर उन्होंने वहाँ पे दिए हुए। इसका मतलब है फिर ये हिस्टेरेसिस लूप वाला जो टॉपिक है ये भी इसी के अंदर आपका इंक्लूड होगा। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग के अंदर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको हिस्टेरेसिस लूप को भी अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, ताकि आपके सारे पॉइंट्स इसके भी क्लियर हो जाएं, और फिर उसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये सारी बातें आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली हो। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कहीं से फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो, यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.